गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हमारा फर्दर टॉपिक था, अभी हमारा कल वाले लेक्चर से ही, लास्ट लेक्चर से ही उस टॉपिक को वापस लेते हैं। और हमारा जो टॉपिक था वो ये है, डी पार्ट था शायद, आप देख लीजिए उसमें ना, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, efficiency of half wave rectifier, अर्ध तरंग दिष्टकरण की दक्षता। राइट, देखिए एफिशिएंसी में आपको हम थोड़ा सा स्टार्ट करा चुके थे कि इफिशिएंसी के अंदर हम यहाँ पर इसकी पावर में फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे थे, जहाँ पे वैल्यू आई थी नीटा इज इक्वल्स टू पी डी सी अपॉन में पी ए सी। ये वाली बात हम कल लास्ट में क्लास एंड होने तक बात कर चुके थे। ठीक है, आप लोगों की इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी कि इसको नीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, P यानी कि DC की पावर और AC की पावर। मतलब कि जो नीटा होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, आगे देखिए, कल के टॉपिक से ही वापस स्टार्ट करते हैं। PDC ये क्या होगा, ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू, आपको पता था I स्क्वायर R होता है। ठीक है, क्या होता था, I स्क्वायर R होता था। PDC के लिए होता है स्टूडेंट्स IDC का स्क्वायर RL। और बात करें PAC की तो I RMS का स्क्वायर, और ये क्या होता था, R प्लस RL। रीज़न, ये कुछ सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट होते थे। ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो किसका था, ट्रांसफार्मर का, ये डायोड का था, और ये लोड था। लोड के सिरों पर हमें वोल्टता या करंट मिल रही थी, तो इसके लिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में ऐड करके R प्लस RL लिख दिया IRMS के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पावर आ गई हमारे पास में। और अब इसको चेंज करके लिखते हैं हम, IRMS की वैल्यू क्या होती है और IDC की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखिए IDC होता है, ये सब आप निकाल चुके हैं ना, IDC कितना होता था, IM अपॉन में पाई होता था। और वही बात करें IRMS की तो वो कितना हो गया था, IM अपॉन में 2 था। ठीक है, तो अब इसके लिए जब वैल्यू पुट करने स्टार्ट करते हैं तो IRMS IM/2 और इन सब को वैल्यू को रखते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखो PDC इक्वल आएगा IDC का स्क्वायर, तो IDC कितना है, IM का स्क्वायर अपॉन में पाई R का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, RL। और बात करें PAC की तो वो कितना मिलेगा, IRMS का स्क्वायर मतलब IM/2 का ना, IM स्क्वायर अपॉन में 4, और ये कितना मिला, R प्लस में RL। बस PDC मिल गया और PAC मिल गया है, इसको राइट डाउन कर देते हैं नीटा में। तो देखिए नीटा इज इक्वल कितना आता है, PDC, PDC ये रहा
तो देखो IM स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय IM स्क्वायर अपॉन में 4 और ये कितना आ गया R प्लस RL। ठीक है, नीटा देखो कितना आएगा, इससे तो ये कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचा 4 अपॉन में पाई का स्क्वायर, ठीक है, और RL अपॉन में R प्लस में RL। ये किसकी वैल्यू आ गई है? नीटा की। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर आंसर देखते हैं हम अपना। तो पहले आप इसको लिखिए, तो देखिए ये फाइंड किया हमने, आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए वहीं से लेते हैं ना, हमें क्या मिला? नीटा। नीटा मिला 4 अपॉन में पाई का स्क्वायर RL अपॉन में R प्लस में R का, ये मिला। अब देखिए इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, रख देते हैं। देखो नीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में पाई स्क्वायर अभी रखते हैं। अगर इस RL को हम नीचे लेके आ जाएं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हम इसको नीचे लेकर आते हैं। कैसे लेकर आए? इसे लिया R प्लस में RL डिवाइडेड बाय RL, ठीक। तो नीटा क्या मिला? 4 अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। इसको राइट डाउन कीजिए यहाँ पे, 3.14 का स्क्वायर, ठीक। और ये कितना आया? डिवाइड कर दें तो ये क्या मिलेगा? 1 प्लस में R प्लस RL, कुछ इस तरीके का मिला, ठीक। अब देखिए जब आगे इसमें देखते हैं तो जो नीटा की वैल्यू होती है, नीटा की वैल्यू जो होती है, देखो इसको फाइंड आउट करें, अगर हम नीटा इसे फाइंड करें, इसको टोटल निकालें तो ये आएगा 0.406 अपॉन में 1 प्लस R अपॉन में R, राइट। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू तो सिंपल आई। अगर हमें ये परसेंट में चाहिए तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते थे।
तो देखिए 0.406, 1+ में ये, इनटू में 100%, राइट है। देखिए नेक्स्ट इसमें कितना हुआ ये, नीटा% इज इक्वल टू 40.6%, 1+ में RL, ठीक है। अब देखिए जो ये RL है, ठीक है, अगर हम लोड वाले रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोड वाले रेजिस्टेंस का ये इंक्रीज करते हैं तो आपको मालूम है हमें दक्षता भी बहुत ज़्यादा मिलती है, हमें इफ़िशियंसी भी क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपको इस इक्वेशन से दिख रहा है RL को इंक्रीज करने पे। तो हम कह सकते हैं RL को इंक्रीज करने पे वी फाइंड मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। और आगे लिख लीजिए RL के मान में वृद्धि करने से दक्षता के मान में वृद्धि होती है, ठीक। और ये लिख लीजिए फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये लिख लिया होगा आपने यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक, लिखिए इससे पहले।
देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपल फैक्टर। देखते हैं ये होता क्या है। सो स्टूडेंट हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकरण का उर्मी का गुणांक। ठीक है, देखिए ये क्या होता है स्टूडेंट। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जब फर्स्ट टाइम हाफ वेव रेक्टिफायर रीड किया था, जब हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तब आपने देखा था कि उस टॉपिक के अंदर हमने एक बात की थी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, अर्ध तरंग दिष्टकरण है, ये एसी को तो लेता है और कन्वर्ट किसको करता है, डीसी को देता है। ठीक है, लेकिन फिर हमने बात की थी जब ये डीसी देता है तो इसमें एसी के भी कुछ टर्म्स रह जाती हैं, एसी की भी इस दिष्ट धारा में कुछ मान रह जाता है, जिसे हम किसकी वजह से हटा रहे थे बच्चों, फिल्टर की वजह से हटाते हैं। इसे हटाते किससे थे हम, फिल्टर की वजह से हटाते थे। ठीक है, तो हमें ये नहीं पढ़ना कि फिल्टर क्या है, हमारा टॉपिक ये है आज का उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर। मींस इस एसी से जो डीसी मिली है, इस डीसी में एसी के कितने टर्म्स हैं, ये डीसी के अंदर एसी कितनी है, इसी चीज़ को, इसी रेशो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उर्मी का गुणांक, रिपल फैक्टर, जिसे शो करा जाता है गामा से। ठीक है, वैल्यू होती है इसकी आई ए सी अपॉन में आई डी सी। मतलब कि किसी भी डीसी करंट में एसी करंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, उस वाली बात के रेशो को हम क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर, उर्मी का गुणांक। क्लियर हो गई। वापस एक बार सुन लीजिए कि जब ये हाफ वेव रेक्टिफायर लगाते हैं, एसी करंट देते हैं, तो हमें कौन सी करंट मिलती है, डीसी करंट मिलती है। लेकिन इस डीसी के अंदर भी एसी के कुछ टर्म्स पाए जाते हैं, तो इसमें एसी और डीसी अब दोनों है, तो डीसी के अंदर जितनी एसी है उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर या फिर गामा या उर्मी का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि उर्मी का गुणांक है क्या, रिपल फैक्टर है क्या चीज। ठीक है, तो इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। ठीक है, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, रिपल फैक्टर मेजर द प्योरिटी ऑफ voltage and current, purity of voltage and current in output of a rectifier, right? Ripple factor measure the purity of voltage and current
इन आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिख लीजिए, उर्मी का गुणांक, उर्मी का गुणांक एक दिष्ट कार्य के, उर्मी का गुणांक एक दिष्ट कार्य के निर्गम वोल्टता, निर्गम वोल्टता तथा धारा की शुद्धता का मापन करता है। और उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख देना, गामा इज इक्वल टू आई ए सी अपॉन में आई डी सी। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो, गामा इज इक्वल टू निर्गम में प्राप्त, निर्गम में प्राप्त निर्गम में प्राप्त प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान अपॉन में निर्गम में प्राप्त दिष्ट घटकों का मान। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें इसमें कि गामा इज इक्वल्स टू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ effective value of output source in alternative terms divided by value of direct terms in आउटपुट। ठीक है, इसे लिखिए कंप्लीटली, देन हम इसे प्रूव करके देखते हैं।
देखिए आपने ये लिख लिया होगा। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको एक बार साइड में लिख देते हैं ताकि ये हमें पता चले कि ये था और हम इससे कंपेयर कर सके। देखिए अब हमें ये जो रेशो है कितना होना चाहिए, इसको निकालने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि हमें मालूम है पावर का जो आरएमएस होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है पावर का, शक्ति का, वो किसके इक्वल होता है, पी एसी प्लस में पी डीसी के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अल्टरनेटिव करंट से पी डीसी इक्वल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, आपको दिखेगा बिल्कुल, ताकि ये पूरा एक साथ आ जाए ना। देखो हमने कहा पी आर एम एस इज इक्वल्स टू पी ए सी प्लस में पी डी सी होता है, ठीक है। वहीं आप जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू आई का स्क्वायर R होता है। तो देखिए P आर एम एस नहीं, इस बार इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर आर एम एस, ये किसके पदों में मिलता है, आर एल में, इक्वल आई का स्क्वायर ए सी आर एल प्लस में आई का स्क्वायर डी सी आर, ठीक है। आपको दिख रहा है आर एल आर एल आर एल, ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला, आई आर एम एस का स्क्वायर, आई का स्क्वायर ए सी और आई का स्क्वायर डी सी, ठीक है। हमें बेसिकली वैल्यू ए सी के पदों में चाहिए, ए सी के टर्म्स में चाहिए, तो ए स्क्वायर ऐसे लिखा और ये क्या बना, आई डी सी का स्क्वायर माइनस में आई का स्क्वायर आर एम एस। यहाँ तक की बात हमारी हुई कंप्लीट एक बार, ठीक है। तो देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं, और आई ए सी का जो स्क्वायर है, स्टूडेंट ये आई ए सी का स्क्वायर लिखा है ना अपन ने, तो ये डी सी यहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस में आई डी सी का स्क्वायर, ठीक है। लिखिए इसे यहाँ तक, अंडर रूट लेते हैं फिर इसका, ठीक है। आई ए सी चाहिए क्योंकि हमें, है ना, तो देखो आई ए सी इक्वल, रूट लेंगे तो यहाँ पे आ गया रूट, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस में क्या आया, आई डी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, आई डी सी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो क्या आएगा, आई ए सी इक्वल, आई डी सी कॉमन आया तो ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, आई डी सी रूट में यहाँ क्या आएगा, अपॉन में जाएगा ये इसके, देखो उस साइड लिख देते हैं ताकि आपको दिखे ये कितना बना, आई डी सी इक्वल आई ए सी, है ना। कॉमन किसको ले रहे हैं, आई डी सी को, रूट, इससे ये डी सी कॉमन के लिए इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो आई आर एम एस का स्क्वायर और आई डी सी का स्क्वायर माइनस में आया 1, ठीक है। अब आई ए सी हमें क्या निकालना है, आई ए सी अपॉन डी सी, तो इस डी सी को इसके नीचे ले जाएं, तो देखो आई ए सी अपॉन आई डी सी कितना आया है, रूट में आई
आर एम एस का स्क्वायर और आई डी सी का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है बच्चों, अपन को मालूम है कि आई आर एम एस क्या होता है, आई एम अपॉन में 2, ये निकाल चुके अपन बहुत बार, है ना। और आई डी सी क्या होता है, आई एम अपॉन में पाई होता है। इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे रख देते हैं, क्या आता है देखिए, इसको बोला आई ए सी अपॉन में आई डी सी इक्वल, हाँ आर एम एस, ये रहा ना, रूट में आई आर एम एस, सॉरी एम एस का नहीं, आई एम का स्क्वायर अपॉन में 4 डिवाइडेड, डी सी के लिए क्या लिखेंगे, आई एम का स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, इससे ये क्या हो गए भैया, कैंसिल हो गए। तो ये क्या बना, आई ए सी अपॉन में आई डी सी रूट में पाई का स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 1। और स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करके लिखते हैं, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलती है, जब इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 4 एज इट इज -1, तो जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.21। मतलब कि आई ए सी अपॉन में आई डी सी कितनी मिलती है, 1.21 ये मिलती है। ठीक है, और जब हम इसका परसेंट देखते हैं तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, आई ए सी अपॉन आई डी सी को सीधा लिख दूँ क्या, गामा, यहाँ से ही गामा ही तो चाहिए था, तो गामा कितना आया हमारे पास में 121%। इसे लिखिए, फिर हम इसकी बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है ना, और यहाँ भी परसेंट लगेगा, गामा परसेंट इज इक्वल 121%। लिखिए इसे, फिर देखते हैं इसके बारे में। देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे रिपल फैक्टर में, कि पहले टर्म्स देखते हैं हम कैसे कैसे लेकर आए हैं।
PRMS को PAC/DC में कन्वर्ट, मतलब लिख सकते हैं इसको एडिशन में, I का स्क्वायर RMS को RL और इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर RL होती है। इनको टर्म्स को लिखा और IAC साइड में लाए, क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना था IAC/DC। फिर यहाँ से DC कॉमन लिया ताकि ये इसका फैक्टर बन सके, इसके लिए रेशो में आ सके, अनुपात में आ सके। और इस टर्म को लेने के बाद में RMS और DC की मान को जो हम निकाल चुके हैं पहले भी, एवरेज वैल्यू ये दी, और RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट IM/2, इनको पुट करने के बाद हमने देखा कि IAC/IDC वी फाइंड 1.21%। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो गामा AC है और गामा DC है, गामा AC/DC को क्या बोला? गामा, सॉरी IAC/IDC को क्या बोला यहाँ से हमने? गामा। तो बच्चों हमें क्या मिला कि जो गामा है ना, गामा, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इतनी % आ रही है गामा की वैल्यू, मतलब ये 100% भी नहीं है। 100% होता तो भी कम होता, 1 है, 121% है। मीन्स कह सकते हैं हम कि हमको जो DC मिली है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर से जो हम लोगों को DC मिली है, वहाँ तो बहुत AC है, मतलब ये प्योर DC तो हमें वैसे भी नहीं मिली, प्योर तो बहुत ज़्यादा ही क्या मिली है, हमें इम्प्योर मिली है। ठीक है, तो गामा कितना मिला? 1 जब सोचिए हाफ वेव रेक्टिफायर से इतनी इम्प्योर DC मिल रही है, तो इसी के लिए हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ नहीं करके फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकरण पढ़ते हैं, राइट। फिर उसमें आज हमने बात की हाफ वेव रेक्टिफायर की, ये सब चीज़ निकाला। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कल से फुल वेव रेक्टिफायर। रीज़न क्या है पढ़ने का? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो रिफल फैक्टर का मान है वो 121% मिलता है, 121% मिलता है, जो कि बेसिकली अपने आप में बहुत ज़्यादा है, और हमें कोई प्योर DC भी नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमें कल से फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना होगा, और वापस से फुल वेव रेक्टिफायर में हम सभी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, लाइक RMS, एवरेज और उर्मी का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले समझ लीजिए और इसे लिख लीजिए। थैंक यू।